तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाचन के बारे में, जो कि पोषण चैप्टर का शायद तीसरा वीडियो है। इससे पहले भी 2 वीडियो आ चुके हैं जिसमें हम बात किए थे पोषण क्या होता है, पोषण कितने टाइप्स के होते हैं और पाचन के बारे में भी कुछ बात हुई थी। अभी हम उसी चीज को आगे बढ़ाने वाले हैं कि पाचन के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पाचन का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो भोजन करते हैं वो जटिल होते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कोई भी खाना हम खाते हैं तो वो बड़ा बड़ा अणु है। एक सेब है जो कि बड़ा सा है, उतना बड़ा हमारे पेट में तो जाएगा नहीं, पेट में तो रहेगा नहीं। वैसे ही हम कोई भी सामान खाते हैं तो वो बड़ा बड़ा होता है, उसी को हम बोलेंगे जटिल खाद्य अणु। खाद्य का मतलब है वैसा चीज जिसे हम खाया जा सके। ये खाद्य खाद नहीं है खेत में देने वाला, ये क्या है? खाद्य। खाद्य का मतलब जिसे खाया जा सके। जटिल का मतलब है बड़ा सा अणु, जटिल अणु है। तो जो जटिल अणु हुआ करते हैं, बड़े से खाने वाले पदार्थ होते हैं, उस बड़े से खाद्य पदार्थ को जब छोटा किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं सरल हो जाना। क्या बोलते हैं? सरल हो जाना। तो जब जटिल खाद्य पदार्थ के अणु सरल अणु में बदल जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं पाचन। मतलब क्या हुआ कि हम जो बड़ा बड़ा खाना को खा रहे हैं, बड़ा सा सेब है, बड़ा सा केला है, बड़ा सा अनार है, या फिर चावल है, दाल है, तो हम जो भी खाना खा रहे हैं वो बड़ा सा अणु है और उसे हम क्या करते हैं? छोटे छोटे पदार्थों में बदलते हैं। हमारे शरीर उसे क्या करता है? छोटे छोटे पदार्थों में बदल देता है। तो यही क्रिया क्या कहलाता है? पाचन। मतलब बड़ा सा खाना का अणु को छोटा कर देना क्या कहलाएगा? पाचन कहलाएगा। तो अब पाचन तो हम समझ गए कि क्या होता है, बड़ा सा अणु है उसे छोटा करना है। तो बड़ा सा अणु का मतलब क्या है, हम इसको समझते हैं। बड़ा सा अणु में हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। हम जो खाना खाते हैं उसमें 3 चीज मेन रोल अदा करता है। तो एक होता है कार्बोहाइड्रेट, कुछ हम प्रोटीन खाते हैं और कुछ वसा। प्रोटीन का नाम आप लोग भी सुने होंगे कि मसल ब्लेज वगैरह का प्रोटीन आता है। जो जिम वगैरह करने जाते हैं उन्हें प्रोटीन ज्यादा खाने की सलाह दी जाती है। इसी बात को हम समझते हैं आगे कि हम जो जटिल खाद्य अणु की बात कर रहे हैं तो हम खाते क्या सब हैं? प्रोटीन तो हम समझ गए कि हम खाते हैं। इसी तरह से हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। जब हम चावल वगैरह खाते हैं तो चावल वगैरह में होता क्या है? चावल वगैरह में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चावल है, मक्का है, अनाज है, इन सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और कुछ चीज ऐसे होते हैं जिसे हम खाते हैं उसमें क्या पाया जाता है? वसा। जैसे कि तेल हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, इन सब में वसा पाया जाता है। तो अभी हम इस पर डिटेल नहीं करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट किस चीज में पाया जाता है, प्रोटीन किस में पाया जाता है। बस हम यूं समझते हैं कि हम जो खाना खाते हैं उस खाना में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और बाकी सभी चीजें मिली हुई रहती है। तो ये सब क्या है? ये सब जटिल अणु है। ये सब क्या है? जटिल अणु है। ये सब बड़े होते हैं। ये सब बड़े होते हैं। तो ये बड़े अणु को क्या करना है? हमें छोटा बनाना है। हम क्या बताए? जटिल खाद्य अणु को क्या करना है? सरल अणु बनाना है। तो सरल अणु का मतलब क्या है कि बड़ा सा अणु है और उसे छोटा बनाना है। तो ये जो बड़ा सा जटिल अणु है जो कि कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट छोटा होकर के क्या बनाएगा? तो जब कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जाएगा और उसे हमारा शरीर क्या करेगा? छोटा बनाएगा। बड़ा सा अणु है और इसे क्या करेगा? छोटा सा बनाएगा बहुत सारी प्रक्रियाओं के द्वारा। तो जब ये छोटा हो जाएगा तो वो बनेगा ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट ही छोटा होकर के क्या बनता है? ग्लूकोज। तो कभी कभी क्या होता है, खिलाड़ियों को, दौड़ने वालों को ग्लूकोज पीने की सलाह दी जाती है। तो ग्लूकोज क्या होगा कि उस टाइम में जब हम ग्लूकोज पीते हैं तो वो छोटा ही है। वो क्या है? छोटा ही है। तो उसे बड़ा से छोटा होने में टाइम नहीं लगता है। और क्या होता है कि ये टाइम बच जाता है और हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। हमारे शरीर को तुरंत में एनर्जी मिलता है ग्लूकोज पीने से। मगर वही यदि हम लोग खाना खाएंगे तो खाना में हमको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और ये कार्बोहाइड्रेट छोटा होगा। छोटा होने में हमारे शरीर को टाइम लगेगा कि उस खाने को, भोजन को चबाएगा, उसे छोटा करेगा, तब जाकर के ये बनेगा ग्लूकोज। तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इस टाइम ना लगे इसके लिए हम क्या करते हैं? कभी कभी ग्लूकोज भी पीते हैं और उससे तुरंत ऊर्जा मिलती है। तो ग्लूकोज पीने से तुरंत ऊर्जा मिल जाएगा, मगर वही यदि खाना खाएंगे तो उससे ऊर्जा मिलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो पहले कार्बोहाइड्रेट हम ले रहे हैं और यही कार्बोहाइड्रेट छोटा होकर के क्या बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है। उसी तरह से जब कोई प्रोटीन खाता है, जैसे जिम करने वालों को बोला जाता है आप प्रोटीन खाइए, तो बहुत सारी कंपनियों का प्रोटीन हुआ करता है, लोग सब खाते भी हैं। तो प्रोटीन से क्या होता है? तो प्रोटीन जो बनता है वो जटिल अणु है, बाहर में बड़ा रहता है और वो हमारे शरीर जाने के बाद शरीर उसे छोटे छोटे कणों में बदल देता है। तो प्रोटीन किन छोटे कणों में बदलेगा? तो प्रोटीन बन जाएगा एमिनो अम्ल। प्रोटीन क्या बन जाएगा? एमिनो अम्ल। ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। ठीक है। उसी तरह से वसा, जो तेल वगैरह होते हैं, तो जो वो भी जटिल अणु है। वो भी क्या है? जटिल अणु है, बड़े होते हैं। और जब वसा को हम खाएंगे तो वो बन जाएगा वसीय अम्ल। क्या बन जाएगा? वसीय अम्ल। आगे हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं, मतलब हम तो 3 तरह का भी चीज हो रहे, और भी चीज हम खाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको विटामिन खाने के लिए विटामिन का टैबलेट देते हैं, या फिर मान लीजिए आप कोई भी फल वगैरह खाते हैं, अगर साग सब्जी खाते हैं उसमें भी आपको विटामिन वगैरह मिलता है, खनिज वगैरह मिलता है। खनिज का मतलब हो गया जैसे कि नमक है, सोडियम है, ये सब। तो ये सब चीजें जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में ये सब चीजें क्या होती है? मिली हुई रहती है। तो जब ये मिली हुई रह रही है तो जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो कार्बोहाइड्रेट का पचना हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। हम मुंह में जैसे ही खाना को रखते हैं तो हमारा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का पचना यहीं से
शुरू हो जाता है, मगर बाकी चीज जो है इसका पचना मुंह से शुरू नहीं होता है, ये चबाने के बाद जो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तब इसका पाचन शुरू होता है। तो एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि ऐसा कौन सा चीज है जिसका पाचन हमारे मुख में शुरू हो जाता है, तो हम क्या आंसर करेंगे? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा छोटा होकर के। प्रोटीन जो शरीर के बाहर में प्रोटीन है उसी को जब शरीर के अंदर ले जाएंगे बहुत छोटा बनेगा तो वो प्रोटीन बना लेगा एमिनो अम्ल। वसा हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो वो भी बहुत छोटे अणुओं में बदल जाएगा, वसा बनाएगा, वसीय अम्ल। कभी कभी क्या होता है कि इंसान उपवास कर लेते हैं या कुछ ज्यादा समय तक भूखे रह जाते हैं, तो उस टाइम में क्या होता है कि ग्लूकोज से ऊर्जा ना मिलने की वजह से कार्बोहाइड्रेट, जब खाना ही नहीं खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलेगा? तो हमारे शरीर में हमारे स्किन के यानी कि ये चमड़े जो है इसके अंदर में हम देख रहे हैं कि अभी बताइए ये चमड़ा अगर थोड़ा सा छिला जाए तो हड्डी तो नहीं निकल आएगा, हड्डी नहीं निकल आएगा, तो इसके अंदर में कुछ तो है। तो क्या होता है हमारे शरीर में जो बाहरी लेयर होता है, जो स्किन होता है, इसके अंदर में रहता है वसा। जो हम खाते हैं वो वसा सब स्टोर कहाँ हो जाता है? जाके हमारे स्किन के अंदर में। तो जब हम भूखे रहते हैं या उपवास करते हैं तो उस टाइम में कार्बोहाइड्रेट तो हम खा नहीं रहे हैं कि इससे हमारा ग्लूकोज बनेगा और ऊर्जा बनेगा, तो उस टाइम में हमको एनर्जी मिलती है वसा से, क्योंकि हमारे स्किन के नीचे में वसा स्टोर रहता है। तो यही वसा से ही आदमी मोटा हो जाता है, क्योंकि स्किन के नीचे वसा जमा होते जाता है और इंसान क्या होते हैं? मोटे हो जाते हैं। जब आदमी मोटा हो जाता है तो आप देखते हैं यदि उपवास वो ज्यादा करने लगता है तो कहीं ना कहीं उपवास का इफेक्ट उसके शरीर के फैट पर पड़ता है। फैट का मतलब है वसा, फैट का मतलब है वसा। तो इससे उपवास का असर इस पे पड़ता है। जैसे वो उपवास करने लगता है तो फैट थोड़े थोड़े कम होने लगते हैं। जब आप जाते हैं तो उसको बोला जाता है कि आप कैलोरी कम खाइए या खाना कम खाइए, इन सब टाइप का भी सलाह मिलता है कहीं कभार, तो उस पर नहीं जाना है अभी। अभी बस ये समझना है कि वसा हमारे शरीर में स्किन के नीचे अगर ज्यादा जमा हो जाए तो आदमी मोटा हो जाता है, और उपवास करने से क्या होता है? यही वसा जो है ऊर्जा बन जाता है। इसी वसा से ऊर्जा बनाता है हमारा शरीर। कब? जब उपवास वगैरह होगा, इंसान ज्यादा समय तक भूखे रहेंगे तब। मगर नॉर्मल कंडीशन में हमको जो ग्लूकोज से मिलेगा वसा कार्बोहाइड्रेट से। कहां से मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट बनाएगा ग्लूकोज और इसी से मिलेगा ऊर्जा। इसको हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में जो कि श्वसन चैप्टर है, और इसका हम एक वीडियो डाल भी दिए हैं कि ग्लूकोज से ऊर्जा कैसे बनता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो श्वसन चैप्टर में जरूर जाकर देखिए उस वीडियो को, आपको समझ में आएगा ग्लूकोज से ऊर्जा कैसे बनता है। मगर अभी हम ग्लूकोज से ऊर्जा की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आदमी भूखा हुआ रहेगा, उपवास में रहेगा, तो वसा से ऊर्जा मिलेगा। किससे मिलेगा? वसा से ऊर्जा मिलेगा। वसा रहता कहाँ है? वसा की मात्रा अगर शरीर में बढ़ गई तो इंसान फैट मोटा हो जाएगा। तो वो रहता है स्किन के लेयर के नीचे। ये जो बाहर वाला स्किन है इसके अंदर में होता है वसा, जमा रहता है। ठीक है, इसी बात को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि हम बोलते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, अगर शरीर में कोई भी तंत्र है, हम जानते हैं शरीर में श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, तो कोई भी तंत्र अगर हमारे शरीर में, वो बहुत सारे अंगों से मिलकर के बनता है। कोई भी तंत्र किस चीजों से मिलकर के बनेगा? अंगों से मिलकर के बनेगा। ये हम पिछले वीडियो में भी श्वसन में भी बताए थे कि कोशिका से मिलकर के बनता है, कोशिका से मिलकर के बनता है उत्तक, उत्तक से मिलकर के बनता है अंग, अंग से मिलकर के बनता है अंग तंत्र, अंग तंत्र। यही तंत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये किससे मिलकर बनेगा? अंगों से मिलकर के बनेगा। तो पाचन तंत्र भी कुछ अंगों से मिलकर के बनता है। इनमें से पहला को हम बोल सकते हैं आहार नाल। पहला अंग का नाम क्या बोलते हैं? आहार नाल। तो आहार नाल को हम आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ये शरीर का एक अंग है। दूसरा है पाचक ग्रंथि। पाचक ग्रंथि के बारे में भी हम अभी आगे पढ़ने वाले, ये भी शरीर का एक अंग है। और ये होता है पाचन क्रिया। पाचन क्रिया क्या है? एक काम है। पाचन क्रिया अंग का नाम नहीं है बल्कि एक काम है। काम कौन सा? खाना को पचाने का काम ही पाचन क्रिया होती है। इसको हम भी आगे से पढ़ने वाले हैं। तो अब पाचन के बारे में हम पहले बात करते हैं। पाचन जो है कोई एक काम नहीं है, क्योंकि हम बताए इसमें बहुत सारे अंग है। तो बहुत सारे अंग है तो सभी अंग अपना अपना काम कर रहे हैं। तो पाचन जो है बहुत सारे कामों से मिलकर के बना है। पाचन, खाना का पचना, हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं पचना, और यहाँ पे बुक में इसी चीज को बोला जाता है पाचन। तो खाना का पचना ही पाचन है। जिस वह हम लोग अपने भाषा में बोलेंगे खाना पच रहा है, और बुक में क्या बोला जाएगा? पाचन हो रहा है। क्या बोला जाएगा? पाचन हो रहा है। तो पाचन सिर्फ एक काम नहीं है, खाना को अंदर लिए वो पच गया, ऐसा नहीं है। खाना का पचना में बहुत सारी क्रियाएं मिलती है। पहला क्या होता है? अंतःग्रहण। अंतःग्रहण का मतलब क्या होता है? जो भोजन शरीर के बाहर रखा हुआ है उस भोजन को शरीर के अंदर डालना। हम जानते हैं कि अगर भोजन प्लेट में रखा हुआ रहेगा तो उससे कुछ नहीं, वो भोजन पचेगा थोड़ी ही, वो जब शरीर के अंदर जाएगा तब पचेगा। तो शरीर के अंदर भोजन को लेना, भोजन को शरीर के अंदर डालना अंतःग्रहण कहलाता है। दूसरा है पाचन। तो भोजन जब शरीर के अंदर चले जाता है तो उसका पाचन होता है, वो पचता है। भोजन का पचना पाचन कहलाता है। उसके बाद होता है अवशोषण। जब भोजन पच जाता है तो हम जानते हैं भोजन, जब अगर कोई आदमी एक एप्पल खाया, एक सेब खाया, तो सेब के साथ में उसका छिलका भी खा गया है ना। सेब के साथ में कुछ आदमी छिलका भी खा जाते हैं, कुछ आदमी छिलके भी खाते हैं। परवल कोई खा रहा है तो कोई परवल का छिलका भी खा जा रहा है। तो
ऐसा हम देख रहे हैं कि कुछ चीज हम छिलकर खाते हैं, अंगूर खा रहे हैं तो बिना छिलका छिले खा रहे हैं। तो ऐसा होता है कि हम जो इंपॉर्टेंट चीज है उसे तो खा ही रहे हैं, साथ में कुछ ऐसी चीजें हम खा रहे हैं जिसकी हमारे शरीर को कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो पहली बात कि जब हम खाना खाए तो इसमें दो तरह का सामान आ गया, एक वो जिसका हमारे शरीर को जरूरत है और एक वो जिसका हमारे शरीर की जरूरत नहीं है। तो जिसका हमारे शरीर को जरूरत है, पचने के बाद क्या होगा, जिसका जरूरत है उन शरीर को हमारा शरीर, हमारा जो ब्लड है, हमारा जो खून है, वो उसे सोख लेगा। क्या करेगा, हमारा जो खून है वो क्या करेगा, अच्छे चीजों को, जिसका हमारे शरीर को जरूरत है उसे सोख लेगा, और जो बाकी चीज रहेगी उसे छोड़ देगा, जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है उसे छोड़ देगा, मगर जो इंपॉर्टेंट है उसे क्या किया, सोख लिया। तो जब खाना छोड़ पच रहा है तो उसके बाद क्या हुआ, तो ये सोख लेना ही क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। और ये काम कौन करता है, हमारे शरीर का खून करता है। कौन करता है, ब्लड करता है। तो ब्लड, खाना जो हम लोग खाए, जो वो पचा, तो उसमें जो शरीर के लिए इंपॉर्टेंट था उसे क्या किया गया, सोख लिया गया, और ये काम करता है हमारे शरीर में ब्लड। तो जब ब्लड सोख लेता है तो इसको हम बोलते हैं अवशोषण। जब खून सोख लिया तो खून सिर्फ अपने पास रखेगा अगर हर एक चीज को, तो बाकी हमारा शरीर क्या होगा, हमारे जो मसल्स हैं वो कमजोर पड़ने लगेंगे, हड्डियां कमजोर पड़ने लगेगी। तो ये चीजें जो है सिर्फ खून अपने पास रख नहीं लेता है, खून तो सोख लिया है, खून एब्जॉर्ब तो कर लिया है, मगर खून क्या करता है, हम जानते हैं खून शरीर में एक जगह से दूसरे जगह तक बहते रहता है। तो खून क्या करता है, इन अच्छे पदार्थों को, जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, उन पदार्थों को लेकर के सभी अंगों के पास पहुंचते हैं। खून क्या होता है, हर एक अंग में, हम जानते हैं खून हमारे हाथ में भी है, खून हमारे पैर में भी है, हमारे दिमाग में भी है, हर जगह खून है। तो क्या होता है, ये जो मतलब खाना से जो हमें इंपॉर्टेंट पदार्थ मिला हुआ है, जो शरीर के लिए उपयोगी है, उस पदार्थ को खून शरीर के पूरे हिस्से में लेके घूमता है और सभी अंगों के पास पहुंचता है, और सभी अंग क्या करते हैं, उस खून से उस खाने के पदार्थ को ले लेते हैं। तो खून जो लेकर के सभी के पास पहुंचा, यही क्रिया कहलाती है स्वांगीकरण। यही क्या कहलाती है, स्वांगीकरण। मतलब खून के पास जो उपयोगी पदार्थ था, वो उपयोगी पदार्थ खून लेकर के शरीर के सभी हिस्सों में पहुंचा, ये कहलाता है स्वांगीकरण। और स्वांगीकरण जब हो जाता है तो हम बताए, उपयोगी पदार्थ और एक शरीर के लिए अनुपयोगी पदार्थ, जिसका शरीर के लिए कोई यूज ही नहीं है, जैसे कि मान लीजिए छिलका वगैरह कोई खा गया है, अंगूर का छिलका खा गया, तो जिसका हमारे शरीर को जरूरत नहीं है, वो क्या होगा, वो हमारे शरीर से फिर बाहर निकालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि इसके लिए जो हमारे शरीर में अनुपयोगी पदार्थ या वेस्टेज पदार्थ, जो वेस्ट मटेरियल है, जिसका हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं होने वाला है, उस पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना, ये कहलाता है मल त्याग। क्या कहलाएगा, मल त्याग। ठीक है, तो अभी हम देखें कि पाचन सिर्फ एक चीज नहीं है, हम सब बाहरी भोजन को शरीर के अंदर लिए, जो उपयोगी था वो हमारे शरीर में उपयोग हो गया, जो अनुपयोगी था उसे हम शरीर से बाहर निकाल दिए। ये पूरा काम इतना शुरू से लेके बाहर लास्ट तक का, भोजन को शरीर के अंदर लेना और लास्ट में जो अनुपयोगी है उसे शरीर से बाहर निकालना, ये पूरा का पूरा काम मिल करके कहलाता है क्या, पाचन। क्या कहलाता है, पाचन। तो इसमें कितनी काम शामिल हुए, एक हुआ अंतःग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और पांचवा मल त्याग। मतलब कि अगर एक पाचन की हम बात करते हैं तो इसमें 5 काम होता है। पांचों काम जब हो जाएगा तब हम बोलेंगे पाचन हुआ है, तब हम बोलेंगे कि खाना पच गया। 5 काम होगा, कितने काम, 5 काम। इस पांचों काम को हम अलग अलग अभी पढ़ने वाले हैं कि अंतःग्रहण क्या होता है, पाचन क्या होता है, अवशोषण क्या होता है, किस अंग के द्वारा होता है, कौन सा अंग कैसे अवशोषण को करता है, कैसे पाचन को करता है, इन सभी के बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो पाचन हम समझ गए क्या हो रहा है, पाचन हम समझ गए क्या हो रहा है। तो इतनी चीजें होने वाली है तब जाके होगी पाचन। अब एक चीज इसी के साथ हम जान लेते हैं, हम तो ये देखे थे कि हम जब खाना खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होता है, खनिज होता है, जिसमें से अगर क्वेश्चन पूछा जाए ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका पाचन मुंह में ही शुरू हो जाता है, पेट में जाने से पहले पाचन शुरू हो गया, तो वो पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट। इसका पाचन जब हम मुख में भोजन को लेते हैं उसी समय में पाचन शुरू हो जाता है, उसी समय में क्या हो जाता है, पाचन शुरू हो जाता है। वसा के बारे में एक खास न्यूज याद रखना है कि वसा क्या होता है, जब उपवास होता है तो उस टाइम में एनर्जी हमको वसा से मिलती है, क्योंकि जब उपवास है तो हम कार्बोहाइड्रेट भोजन तो कर नहीं रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। इसके बाद विटामिन और खनिज का अगर पूछा जाए कि विटामिन और खनिज हमारे शरीर में किस जगह में पचना शुरू होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि विटामिन और खनिज हमारे शरीर में नहीं पचता है, ये बाहर से ही पचा हुआ आता है। क्यों आता है, अब इसको समझते हैं। इसका हमारा शरीर क्या करेगा, डायरेक्ट क्या करेगा, अवशोषण कर लेगा। हमारा ब्लड डायरेक्ट क्या करेगा, विटामिन और खनिज को अवशोषित कर लेगा, सोख लेगा। इसका पाचन वाचन नहीं होना है, इसको छोटे टुकड़ों में विभक्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि विटामिन बहुत छोटा होता है, खनिज भी क्या होता है, बहुत छोटा होता है, ये पहले से सरल अणु होते हैं। विटामिन और खनिज पहले से ही सरल अणु होते हैं, ये जटिल अणु, बड़े से अणु नहीं होते हैं जिसे कि छोटा करने की जरूरत पड़े। तो इस बात को हम अगर समझ गए हैं तो हम समझते हैं आहार नाल क्या होता है। हम बताए थे कि पाचन तंत्र में 3 चीज होगा, एक आहार नाल, एक पाचक ग्रंथि और पाचन क्रिया।
तो पाचन क्रिया के बारे में तुम समझ गए कि 5 क्रियाएं मिलेंगी, 5 काम होगा तब हम बोलेंगे पाचन हुआ, 5 काम होगा तो हम क्या बोलेंगे, पाचन हुआ। तो पाचन के बारे में हम पढ़ेंगे, पांचों काम के बारे में हम पढ़ेंगे, मगर उससे पहले हम पाचक ग्रंथि और पाचक ग्रंथि से पहले आहार नाल के बारे में पढ़ लेते हैं कि आहार नाल क्या है। पहले हम आहार नाल पढ़ेंगे, फिर पाचक ग्रंथि पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग पाचन क्रिया पढ़ेंगे, जो पाचन में 5 काम होता है, उस पांचों काम को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आहार नाल की अगर बात की जाए तो आहार नाल मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक। मुख गुहा का मतलब है मुंह, माउथ, जिससे हम खाना को ग्रहण करते हैं। हम जानते हैं कि जब हम खाना लेते हैं तो अपने मुंह में लेते हैं, तो मुख गुहा, बुक में मुख को ही क्या बोला जाता है, मुख गुहा बोला गया है। क्या बोला गया है, मुख गुहा बोला गया, मतलब जहां से भोजन शरीर के अंदर प्रवेश करेगा वो। और मल द्वार, द्वार क्या होता है, मल द्वार का मतलब, द्वार का मतलब होता है दरवाजा, द्वार का मतलब क्या होता है, दरवाजा। और मल द्वार का मतलब होता है वही वेस्टिज पदार्थ जिसका शरीर के लिए उपयोगी नहीं हुआ था, उसे हम क्या किए थे, शरीर के बाहर निकाल रहे थे ना। तो ऐसा जगह जहां से शरीर का अनुपयोगी पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाता है उसको हम बोलेंगे मल द्वार। तो आहार नाल जो होता है वो मुख गुहा से शुरू होता है, माउथ से शुरू होता है और मल द्वार पे जाके खत्म होता है। इन बीच में जितना भी अंग आएगा वो सभी क्या कहलाएगा, आहार नाल कहलाएगा। तो इस बीच में कौन कौन से अंग आ रहे हैं हम उसको समझते हैं। तो मुख गुहा में बोला ही गया है, पहला मुख गुहा और लास्ट मल द्वार है, पहला मुख गुहा है और लास्ट मल द्वार है। तो मुख गुहा की हम बात करते हैं, माउथ जो कि मुंह है, उसमें जब भोजन लेते हैं तो पहला आ जाता है मुख गुहा। क्या आ जाएगा, मुख गुहा। तो भोजन सबसे पहले मुख गुहा में जाएगा, मुख गुहा से फिर भोजन जाएगा अमाशय में, ये भी शरीर का अंग है। अभी हम मुख गुहा क्या होता है उसको डिटेल पढ़ेंगे, अमाशय क्या होता है वो पढ़ेंगे। अमाशय से भोजन जाएगा छोटी आंत में, छोटी आंत से यकृत, यकृत से अग्नाशय और अग्नाशय से बड़ी आंत। तो इतने सारे अंगों से होकर के भोजन गुजरता है। हम जो भोजन करते हैं ऐसा नहीं है कि भोजन हमारे मुंह में गया और वहां से डायरेक्ट पेट में पहुंच गया। तो भोजन कहा होता है कि भोजन जब हम माउथ में लेते हैं, मुंह में लेते हैं, तो मुंह में लेने के बाद भोजन पहुंचता है अमाशय में, अमाशय से फिर भोजन आगे बढ़ता है तब पहुंचता है छोटी आंत में, और छोटी आंत से भी जब भोजन आगे पहुंचता है तब पहुंचता है वो यकृत में, यकृत से आगे जाके अग्नाशय में और लास्ट में वो जाके पहुंचता है बड़ी आंत में। तब हम जाके बोलेंगे कि भोजन का ट्रेवल खत्म हुआ। अब हम जरा देखते हैं कि मुख गुहा मतलब क्या हुआ, इसके बारे में हम समझते हैं। मुख गुहा भी जो है एक अंग नहीं है, मुख गुहा में भी बहुत सारे अंग हैं। मुख गुहा भी क्या है, बहुत सारे अंगों से मिलकर बना है। अमाशय भी बहुत सारे अंगों से मिलकर के बना है और इन सब से मिलकर के बना है आहार नाल। कौन मिलकर बना है, आहार नाल। तो आहार नाल मुख गुहा से मल द्वार तक। अब जैसे हम देख रहे हैं इतना सारा अंग आ रहा है तो इसकी लंबाई भी ज्यादा होनी चाहिए ना, मगर हम तो देख रहे हैं माउथ यहाँ है और पेट यहाँ है, लंबाई तो बस इतनी सी नजर आ रही है। तो जब हम इसको अच्छे से देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये 8 से 10 मीटर लंबा है। मीटर तो आप समझते ही होंगे, लगभग लगभग दोनों हाथ फैलाइए, ये लगभग लगभग आपका 1.5 मीटर होने वाला है। मगर यहाँ पे बात की जा रही है 10 मीटर की। कितनी, 10 मीटर की। हम क्या बोल रहे हैं, मेरा आहार नाल जो है 10 मीटर लंबा है, 8 से 10 मीटर लंबा, मतलब बहुत लंबा हो रहा है। मगर क्या आपका बॉडी 8 मीटर लंबा है, बिल्कुल नहीं है। जब बॉडी ही 8 मीटर लंबा नहीं है तो बॉडी का एक अंग 8 मीटर लंबा होगा, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। हमारा बॉडी में जो ये पार्ट हम जिस अंग की बात कर रहे हैं वो अंग सीधा नहीं है, वो अंग कुंडलित है, इस टाइप से रखा हुआ है, इस टाइप से रखा हुआ है, एकदम घुमा घुमा के। तब क्या होंगे, इसको जब हम नापेंगे, तार को आप क्या देखते हैं, 50 मीटर तार का रोल रहता है और उसको भी इस टाइप से गोल घुमा करके रख दिया जाता है। 50 मीटर, कितना, 50 मीटर। और जब आप देखिएगा तो आपसे तो छोटा ही ढेरी नजर आएगा, आपसे क्या होगा, वो ढेरी छोटा ही नजर आएगा, मगर उसमें 50 मीटर 100 मीटर तार तो आ जाता है ना। तो उसी तरह से क्या हो रहा है, हमारा शरीर भले ही हम मान लीजिए 2 मीटर लंबे भी नहीं है, अगर शरीर की बात की जाए तो इंसान जो है लगभग लगभग ज्यादातर इंसान तो 2 मीटर लंबे भी नहीं होते हैं, 1 मीटर 1.5 मीटर लंबे होते हैं। मगर क्या बोला गया कि 8 से 10 मीटर लंबा तो इंसान का सिर्फ आहार नाल है। तो आहार नाल इसलिए इतना लंबा है क्योंकि ये कुंडलित है, जैसे सांप होते हैं ना एकदम घूम घूम के चलते हैं, उसी तरह से क्या है, हमारा जो आहार नाल है वो कुंडलित रचना है, घुमा घुमा है शरीर में। शरीर में क्या है, घुमा घुमा है, एस की तरह घुमा घुमा है, इसलिए ये 8 से 10 मीटर लंबा है और जगह भी कम ले रहा है। जैसे कि आप वायर को अगर 50 मीटर वायर को रखना चाहे तो कम जगह में रख सकते हैं, एकदम गोल गोल घुमा के। उसी तरह से क्या है कि हमारा आहार नाल भी गोल गोल घुमा हुआ है। तो आहार नाल में बहुत सारे अंग हैं, जिसमें से पहला है मुख द्वार। मुख द्वार का मतलब बताएं दिए, मुख द्वार का मतलब है मुंह, जहां से भोजन अंदर जाएगा। तो जब हम मुख द्वार की बात करते हैं तो इसमें कुछ अंगों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है होंठ। सबसे पहले क्या होता है, होंठ। जो हम भोजन करते हैं उस भोजन को पकड़ने का काम किसका है, सबसे पहले वो भोजन होंठ के पास से गुजरता है। भोजन सबसे पहले किसके पास से गुजरेगा, होंठ के पास से गुजरेगा। जैसे ही होंठ से आगे जाएगा भोजन तो उसको मिलेगा दांत। कौन मिलेगा, दांत। दांत से जब भोजन आगे जाएगा तो दांत के जड़ को हम बोलते हैं जबड़ा। दांत जिस चीज में धसा हुआ रहता है, हम जानते हैं कि दांत जो है कहीं गड़ा हुआ है ना जमीन में, माउथ में क्या है, दांत गड़ा हुआ है।
तो जिस जगह पे दांत गड़ा हुआ रहता है, दांत का जो जमीन वाला लेयर होगा उसको हम बोलेंगे जबड़ा। क्या बोलेंगे? जबड़ा। दांत से जैसे ही भोजन आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं एक रचना होता है जीभ। भोजन जब दांत से आगे बढ़ेगा तो कहां पहुंचेगा? जीभ। जीभ से जब आगे भोजन, हम जानते हैं कि गला का एक पाइप होता है, जीभ से आगे जाने के बाद भोजन वहां जाता है, उसको हम बोलेंगे लार ग्रंथि। वहां पे कुछ ग्रंथियां होंगी, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से ही लार निकलता है। जब देखते होंगे आप, जब बच्चे छोटे रहते हैं तो उसके मुंह से बहुत ज्यादा लार निकलता है, तो वो कहाँ निकलता है? जीभ के जस्ट पिछले हिस्से से। कहाँ निकलता है? जीभ से जस्ट पिछला हिस्सा होता है लार ग्रंथि, वहीं से लार निकलता है। लार ग्रंथि से जब पीछे जाएंगे तब ग्रसनी मिलेगा। क्या मिलेगा? ग्रसनी। उससे भी थोड़ा अंदर जाएंगे तो ग्रसनी, और ग्रसनी से भी जब नीचे जाएंगे तब मिलेगा ग्रास नली। हम जानते हैं कि भोजन जब ग्रहण करते हैं तो वो पेट की तरफ जाता है ना, तो यहाँ पे एक नली होता है, उसको हम बोलते हैं ग्रास नली। तो ग्रास नली तक का जो हिस्सा है, यहाँ तक के हिस्से को हम बोलते हैं मुख द्वार। इस पूरे को मिला के हम बोलते हैं माउथ, मुंह। ठीक है। तो जब ग्रास नली तक भोजन पहुंच गया तो यहाँ पे मुंह का काम खत्म। इससे आगे होता है अमाशय। जब मुख से भोजन आगे जाएगा, ग्रास नली से आगे जाएगा, तब भोजन कहां पहुंचेगा? अमाशय में। अमाशय में भी कुछ अंग होते हैं। एक होता है जठर ग्रंथि। क्या होता है? जठर ग्रंथि। जैसे हम यहाँ पे पढ़े थे लार ग्रंथि से लार निकल रहा है, उसी तरह से जठर ग्रंथि से भी कुछ निकलेगा। जठर ग्रंथि से भी कुछ लिक्विड निकलेगा। तो जब हम जठर ग्रंथि के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे इससे क्या निकलता है, उसका क्या यूज है। अभी हम समझते हैं कि अमाशय में एक अंग है जठर ग्रंथि, और दूसरा है पाइलोरिक छिद्र। इसी में एक छिद्र हुआ करता है, एक सुई के नोक के बराबर छिद्र होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक छिद्र। तो अमाशय में भी दो अंग हो गए, एक जठर ग्रंथि और दूसरा पाइलोरिक छिद्र। तो जब हम अमाशय को डिटेल से पढ़ने लगेंगे तो हम जठर ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, पाइलोरिक छिद्र को पढ़ेंगे। उसी तरह जब हम मुख गुहा को पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे होंठ इंसान के पास कितना पीस होता है, दांत कितना पीस होता है, कितने टाइप के दांत होते हैं, कौन दांत का काम है चीरना, किस दांत का काम है चबाना, हम इन सब चीजों को पढ़ने वाले हैं। जीभ का काम क्या है, तो इन सबको पढ़ेंगे। तो अमाशय जब पढ़ेंगे तो हम जठर ग्रंथि, पाइलोरिक छिद्र के बारे में पढ़ेंगे। उससे आगे जब भोजन को हम ले जाएंगे तो भोजन जाएगा छोटी आंत में। तो जब भोजन छोटी आंत में जाएगा तो वहां हम पढ़ेंगे ग्रहणी के बारे में, जेजुनम एक अंग है इसके बारे में, इलियम भी शरीर के अंदर का एक अंग है, और आंत ग्रंथि भी शरीर के अंदर अंग है। फिर यहाँ पे एक ग्रंथि आ गया, इससे भी क्या होगा? कुछ लिक्विड निकलेगा। जैसे लार ग्रंथि से लार निकल रहा था, इसको भी हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम शरीर के अंगों को देख रहे हैं कि शरीर का अंदर में ये अंग होता है, इसलिए ये सब अंग के बारे में हम नहीं जानते। आपसे पूछेगा आंख, नाक, हाथ, पैर, तो आप आसानी से बता दीजिएगा, मगर क्योंकि ये शरीर के अंदर में है, शरीर को चीर करके दिखाया नहीं जाता है बच्चों को सिखाते समय। जब मेडिकल में जाया जाता है तब ये सब दिखाया जाता है, इसलिए बच्चों को इस सब की जानकारी थोड़ी कम होती है। मगर अभी जो है स्टूडेंट्स आप पढ़ रहे हैं, आप भी ये समझिए कि ये होता है। तो शरीर के अंदर में होता है। कहाँ होता है? शरीर के अंदर, क्योंकि भोजन तो शरीर के अंदर जा रहा है, बाहर से तो दिख नहीं रहा है भोजन कहाँ गया। तो भोजन जो है छोटी आंत का जो भाग होगा, छोटी आंत का पहला भाग होगा ग्रहणी, उसके बाद होगा जेजुनम, उसके बाद होगा इलियम, इलियम के बाद होगा आंत ग्रंथि। इतने चीजों को हम पढ़ने वाले हैं छोटी आंत में। उसके बाद आएगा यकृत। यकृत में हम दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, एक होगा पित्ताशय और दूसरा होगा पीतवाहिनी। एक होगा पित्ताशय और दूसरा होगा पीतवाहिनी। किस में पढ़ेंगे इसके बारे में? यकृत में। अगला आएगा अग्नाशय। अग्नाशय में हम पहले पढ़ेंगे अग्नाशयी वाहिनी के बारे में, और उसके बाद पढ़ेंगे अग्नाशयी रस के बारे में। इन दो चीजों को पढ़ेंगे। लास्ट में हम पढ़ेंगे बड़ी आंत में, जहां पे होगा बड़ी आंत का एक अंग होगा सीकम। बड़ी आंत के एक अंग को नाम, पहला जो अंग होगा उसको हम बोलेंगे सीकम, दूसरा होगा अपेंडिक्स अंग, तीसरा होगा कोलन, चौथा होगा मलाशय, और पांचवा होगा मल द्वार। हम बताए थे ना कि मल द्वार तक जाने के बाद जो है हमारा पाचन क्रिया का काम खत्म हो जाता है। तो मल द्वार तक के बारे में हमको पढ़ना है इस चैप्टर में, और हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे आया है अपेंडिक्स। आप सुने होंगे कभी कभी डॉक्टर बोल देता है कि आपको अपेंडिक्स हो गया है, ऑपरेशन वगैरह कराना होगा। तो अपेंडिक्स क्या होता है वो समझते हैं। अपेंडिक्स तो वैसे शरीर का एक अंग है, मगर कभी कभी क्या होता है, ये अपेंडिक्स जो है इसका शरीर में कोई यूज नहीं है। शरीर का ये अंग तो है, मगर शरीर में इसका कोई उपयोग नहीं है, ये अनुपयोगी है। ठीक है। हो सकता है आने वाले 1000-10,000 साल के बाद मनुष्य के शरीर में ये अंग ना पाया जाए। जैसे कि हम जानते हैं कि पहले के जमाने आदि मानव जब हुआ करते थे तो उसको क्या होता था, भर पूरे शरीर पे बड़े बड़े रोए हुआ करते थे, मगर अब वो नहीं होते हैं। तो क्या हुआ कि जब रोए का जरूरत था उस टाइम में हुआ करता था, बाद में रोए का जरूरत नहीं हुआ, वो रोए झड़ने लगे धीरे धीरे। पहले आदमी का दांत बड़ा बड़ा हुआ करता था, उस टाइम में वैसे जरूरत थी क्योंकि वो जानवरों का शिकार करते थे। मगर बाद में क्या हुआ कि जब वो आदि मानव से मानव बन गए तब ये सब अंग धीरे धीरे खत्म हो गए। तो उसी तरह से चूंकि हमारे शरीर में अपेंडिक्स का कोई यूज नहीं है, तो अपेंडिक्स भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। मगर जब अपेंडिक्स क्या होता है, जरूरत से ज्यादा बड़ा हो जाता है, तब डॉक्टर आपको क्या बोलते हैं कि अपेंडिक्स हो गया और आपको ऑपरेशन कराना होगा। तो जब आप अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराते हैं तो डॉक्टर आपका अपेंडिक्स काट के निकाल देता है। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। अपेंडिक्स क्या है? कोई यूज नहीं है शरीर में, मगर कभी कभी ये जरूरत से ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो ये जब जरूरत से ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो क्या होता है, शरीर में आपका एक कांटा जाता है। कांटा कितना छोटा होता है,
जब वो शरीर में गया तो वो भी आपके शरीर को डिस्टर्ब कर रहा है, आपको दर्द दे रहा है। तो ये अपेंडिक्स तो मान लीजिए इससे बड़ा हो रहा है, ये जब बड़ा होगा शरीर में दर्द देगा ना। तो बस वही बात है कि कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल के लिए हमारा शरीर जो है रेडी नहीं है। अगर शरीर में कुछ भी एक्स्ट्रा चले जाएगा तो हमको प्रॉब्लम होगी, और अपेंडिक्स भी बड़ा हो जाता है तो हमारे शरीर को प्रॉब्लम होता है। तो अपेंडिक्स कोई बीमारी नहीं है, अपेंडिक्स एक अंग है और यही बड़ा हो जाता है, तो इसे हम बीमारी समझ लेते हैं। तो अभी हम समझे कि इतने सारे अंग मिलकर के क्या बना रहे हैं, इतने सारे अंग मिलकर के पाचन क्रिया का काम करेंगे। और ये सभी क्या है, आहार नाल है और पाचक ग्रंथि, ग्रंथि के बारे में भी पढ़े ना, लार ग्रंथि है, जठर ग्रंथि है, यही सब है ग्रंथि। और पाचन क्रिया तो हम समझ ही गए कि ये 5 काम मिलकर के पाचन क्रिया कहलाएगा। तो इस 5 काम के बारे में हम जानेंगे तो वो पाचन क्रिया होगा। यहाँ पे कुछ ग्रंथियों के बारे में हम चर्चा किए हैं, इससे हमारा पाचक ग्रंथि क्लियर हो जाएगा। और आहार नाल तो हम बता ही दिए कि आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबा होता है और इतने सारे अंग इसमें मिले हुए रहते हैं। इतने सारे अंग जब मिलेंगे तब हम बोलेंगे इसे आहार नाल। तो पाचन तंत्र में इतना सारा चीज होने वाला है और इन सब को हम अलग अलग पढ़ने वाले हैं। तो अभी तो हम इतना ही पढ़ रहे हैं। अगले वीडियो में हम मुख गुहा के बारे में पढ़ेंगे, होंठ के बारे में, दांत के बारे में, जीभ के बारे में, और इस तरह से हम आगे भी वीडियो लाएंगे जिसमें हम इस चैप्टर को बड़े ही अच्छे तरीके से समझेंगे, बड़े ही डिटेल के साथ समझेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है जो ऑब्जेक्टिव बनने वाला है, उसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुख से शुरू होता है। ऐसा कौन सा मतलब खाने का ऐसा कौन सा पदार्थ है जब हम उपवास करते हैं तो हमको एनर्जी देता है, तो वो होता है वसा। अगर हमको शरीर में तुरंत एनर्जी चाहिए तो हम क्या खा सकते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होगा, ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट को टूट कर ग्लूकोज नहीं बनना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। आप जितने भी आपके फ्रेंड हैं जो भी इस टाइप की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये वीडियो शेयर जरूर करें। थैंक यू।